है तो 4 लफ्जों की उनको तो हम बस आप लोग ने रटना ही होगा, क्लास के एंड से उसको बता दूंगा। मैकेनिक्स का मॉडल समझाने वाला। अच्छा, पहले हम 11 की थ्योरी पे प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। पहला तो है उसका रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस वाले का, और जो दूसरी फोर्सेस हमारे पास, दूसरी कौन सी थी? रिस्ट्रेनिंग और ड्राइविंग फोर्सेस। ये बेस्ड ऑन 1 2 पे। क्या मॉडल है ये? क्वेश्चन क्या है? प्रोफेसर्स एट स्टार यूनिवर्सिटी मार्क ऑल द एग्जामिनेशंस ऑफ देयर कोर्सेज बाय themselves. To maintain transparency, Star University has hired an independent body called Markers to mark all the papers. Professors are reluctant to accept this decision as they fear doing so will reduce control over feedback to the students. In the above scenario, identify the forces and states mentioned in level force field analysis. States, desired states or present states? दो तीन। डिजायर्ड जो टारगेट होता है हमारा, जो अचीव करना है। प्रेजेंट ये कि प्रोफेसर मार्क करते हैं टारगेट क्या है, मार्कर्स ने मार्क। ड्राइविंग फोर्सेस क्या हैं जी, और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस क्या हैं? ड्राइविंग फोर्सेस अगर हम यहाँ पे देखें बेटा तो कोई खास डिटेल हमें नहीं दी उसने, तो हम ये कहेंगे कि ड्राइविंग फोर्सेस ये चेंज कौन लाना चाह रहा है? मैनेजमेंट लाना चाह रही है। और फिर हम दूसरा क्या कह सकते हैं? रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस क्या है? प्रोफेसर वर रिलक्टेंट। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लेवल व्हाट वुड इट बी एप्रोप्रिएट टू फोर्स द प्रोफेसर्स टू कंप्लाई विद द रिक्वायर्ड चेंज? नहीं नहीं। क्यों? कोई चेंज जब आप फोर्स करते हो तो फोर्स की गई चीज फिर आगे हमने कहा था कि जब आपने चेंज लेके आनी तो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करके हमें राजी करना है चेंज के लिए। अगर आप चीजें फोर्स करेंगे रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस बढ़ती जाएंगी। आप फोर्स कर रहे हैं उनकी रिलक्टेंस बढ़ती जाएगी, स्ट्राइक्स की तरफ जा सकते हैं आप। अच्छा जी, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल है, नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। Model Central Hospital is currently experiencing serious problems resulting in overall poor performance of the hospital. बड़े अरसे बाद। अच्छा, फिर क्या कहता है? These problems are attributable to the indifferent attitude of lack of commitment of a group of doctors and ancillary staff in the hospital. अच्छा जी, देख लो किस वजह से जी प्रॉब्लम्स आ रही। दो रीजंस बता, एक रीजन बता दिए। द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ एमसीएच इज कंसर्न्ड विद द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम एंड हैज अपॉइंटेड डॉक्टर मुश्ताक, a hospital management specialist with far-reaching powers to implement change measures for improvement in affairs of law. ठीक हो गया? Analyze the above situation in the context of 11th force field analysis. हाँ जी, इस सिचुएशन को एनालाइज करना है। हर उसने डिटेल में सिचुएशन देके हमसे ये नहीं पूछे कि कौन से फैक्टर्स इसमें ड्राइविंग है, कौन से रिस्ट्रेनिंग। तो यहाँ पे हमने बेटा देखना है कि बेसिकली चेंज किस चीज को किया जा रहा है, किस चीज में चेंज की जरूरत है। इस क्वेश्चन में क्या था? चेंज किस चीज को? हमने एटीट्यूड चेंज करना है डॉक्टर्स ने, ठीक है, और वही हमारे जो है रिस्ट्रेनिंग फोर्स बन जाएंगे। उनका जो एटीट्यूड है वही रिस्ट्रेनिंग है, और उसको चेंज करने की कोशिश की जाए किसके थ्रू? ये जो डॉक्टर हमने हायर किया, डॉक्टर मुश्ताक। फिर बेटा क्या कहता है? डिस्कस द मेजर्स दैट डॉक्टर मुश्ताक शुड टेक इन टर्म्स ऑफ 11th force field analysis model of change, stating that actions to be taken at different stages of the change process. ये क्वेश्चन हम पिछले टॉपिक पे डिस्कस करें, पेज 114 पे। तो बेटा वही अनफ्रीज किस चीज को करना है? उनके एटीट्यूड को, ठीक हो गया। फिर मूवमेंट आनी है, उसने ड्राइविंग फोर्सेस बढ़ाने हैं उनको मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए।
फिर रीफ्रीज का नई सिचुएशन पे जा सकते। तो इंतहाई सिंपल क्वेश्चन इस चैप्टर की अगर हम देखें फोर्स फील्ड एनालिसिस से या प्रिस्क्रिप्टिव प्लान से, अच्छा बेटे ये 11 का एनालिसिस यही अप्लाई होता है। जब भी आपको कहना कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए 11 के, चाहे आगे फोर्स फील्ड एनालिसिस लिखा हुआ है, उसमें स्टेप्स लेने के लिए आपके पास प्रिस्क्रिप्टिव प्लान थ्योरी वाले स्टेप्स ही लिखेंगे आप, वन फ्रीज मूवमेंट और फ्रीज वाले। अगर पूछे कि हाँ पूरा लंबा चौड़ा सिनेरियो देखे कि कौन से इसमें से फैक्टर्स हैं जो कि ड्राइविंग फोर्सेस हैं, कौन से इसमें से ऐसे हैं जो कि रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं, तो वो आप लोगों ने फिर वो पहले जो जिसमें कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था कि रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है, बहुत ही सेम चीजें वो आइडेंटिफाई करने हैं। मैकेंजी का 7S मॉडल पढ़ना है हमने। मेरे ख्याल में रिकॉर्डेड लेक्चर की मिस करते रहे हो हैं, कोई नहीं। अब बात जो सितंबर तक बहुत टाइम है, चैप्टर तो टोटल 4 रह गए हैं, हम दरमियान में रिवीजन करें। हम हमारा आज सात कंप्लीट हो जाएंगे आज। नया चैप्टर कब स्टार्ट होगा? कल। कल ईद के बाद हम कहाँ तक थे? फर्स्ट पे थे, 3 to 1 पढ़ा था, फिर उसके बाद 4 और पढ़ा, 7, 8 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, फिर 5 और 4 आज तक। अच्छा जी, मैकेंजी का 7S मॉडल। अब ये चैप्टर जो है ना, असवद नाम है ना, असवद और रूबा और हमजा और आप तीनों हबीबा, अब्दुल्ला, हरी, ये पूरा चैप्टर क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, ये इस बारे में बेटा जिन लोगों ने अभी तक क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं सुनी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कैसे लानी है, चेंज का प्रोसेस जब लाया जाता है तो क्या क्या चीजें माइंड में रखनी पड़ती हैं। अब इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने कहा था कि कुछ चेंजेस होती हैं जिनको इंक्रीमेंटल चेंज हम कहते हैं, छोटा मोटा चेंज जिसको होता है, जिसमें कोई खास हमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर नहीं छेड़ना। एक चेंज को हमने कहा था स्ट्रेटेजिक चेंज। क्या है स्ट्रेटेजिक चेंज में? कहा था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही सारा हमें चेंज करना पड़ता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? वो जो हम हायरार्की बनाते हैं, इसकी अथॉरिटी, इसकी रिस्पांसिबिलिटी, इसकी रिस्पांसिबिलिटी, इसमें चेंज नहीं करता। अब ये जो मॉडल है ये बताता है कि जब हमने स्ट्रेटेजिक चेंज लानी हो, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चर होती है, तो वो चेंज लाते हुए क्या क्या फैक्टर्स हमने माइंड में रखने हैं। ये स्ट्रेटेजिक चेंज का अर्थ है। स्ट्रेटेजिक क्या क्या फैक्टर्स? कहता है कि 7 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जिनको माइंड में रखना चाहिए जब हम कोई भी चेंज प्रोसेस ला रहे हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंस फाइंड आउट कर रहे हो। ये मॉडल एक तो ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंस फाइंड आउट करने के लिए भी होता है और चेंज को अंडरस्टैंड करने के लिए भी होता है, प्लान करने के लिए। वो कौन से 7 फैक्टर्स हैं? 7 कंपोनेंट्स, 7 के 7 का नाम एस से स्टार्ट होता है, तभी 7S मॉडल। जिस तरह 7 C's आपने बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ा। अब ये जो 7 कंपोनेंट्स हैं ना, उसमें 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। अब ये बेसिकली 7 कंपोनेंट्स किस चीज के हैं? ये वो कंपोनेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के जिन्हें अंडरस्टैंड करना है हमने अगर हम सक्सेसफुली चेंज इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड, जैसे कि हमारे पास 3 हार्ड एलिमेंट्स हैं, हमारे पास 4 सॉफ्ट एलिमेंट्स। हार्ड एलिमेंट्स 3 हो गए, 4 हो गए हमारे पास सॉफ्ट एलिमेंट्स। हार्ड एलिमेंट्स में क्या स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करूंगा, इस सारे स्ट्रेटजी, सिस्टम्स और स्ट्रक्चर। सॉफ्ट एलिमेंट्स में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? आपकी शेयर्ड वैल्यूज, स्टाइल,
स्टाफ और स्किल्स। बेसिक जो इस थ्योरी का अगर मैं सादा अल्फाज में और एक क्रक्स बताऊं, वो कहता है कि इन 7 एलिमेंट्स को जानना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर आप चेंज ला रहे हैं तो इन 7 को माइंड में रखना होगा कि इस चेंज के इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे। अगर आप किसी एक फैक्टर को भी इग्नोर करोगे चेंज प्लान करते हुए, तो आपकी चेंज फेल। आप कोई भी चेंज ला रहे होगे, किसी एक फैक्टर में चेंज कर रहे होगे, तो उसी की बेस पे इस पे भी करनी पड़ेगी, इस पे भी करनी पड़ेगी, इसमें भी, ये बेसिक है। अब स्ट्रैटेजी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, उसके गोल, उसके ऑब्जेक्टिव्स, जो हम मिशन स्टेटमेंट में ये स्ट्रेटेजिक गोल्स वगैरह में, वो स्ट्रैटेजी। फिर बेटा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, वो हायरार्की। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मिशन है, ये गोल्स हैं, ये हायरार्की है। हायरार्की, सिस्टम्स क्या है, प्रोसेसेस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, डिपार्टमेंट्स जिन्हें सिस्टम्स अप्रोच याद है ना, मैनेजमेंट के चैप्टर में जो हमने पढ़ी थी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे प्रोडक्शन कनेक्टेड है मार्केटिंग से, सेल्स कनेक्टेड है फाइनेंस से। तो इसी उसी चीज के सिस्टम्स बेटा कह रहा है, जिस तरह प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गई। इन 3 को कहता है हार्ड एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि गोल्स रिटन डाउन हमारे पास मौजूद होते हैं, इजी टू आइडेंटिफाई। स्ट्रक्चर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना हुआ होता है, हायरार्की बनी होती है, इजी टू आइडेंटिफाई। डिपार्टमेंट्स हमारे पास सिस्टम सारे डिफाइंड होते हैं, इजी टू आइडेंटिफाई। इनमें से कई चीजें ऐसी हैं सॉफ्ट एलिमेंट्स में जिनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, टेंजिबल नहीं है, डिस्क्रीट नहीं है। शेयर्ड वैल्यूज, साइकोलॉजिकल। हमने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का जब चैप्टर पढ़ा, हमने कहा कि कल्चर इज अ सेट ऑफ शेयर्ड वैल्यूज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और फिर हमने कहा कि जी डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने देखे कि क्या क्या मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बना। हमने कहा था कि कल्चर में ऐसी चीजें शामिल हैं जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल है। तो शेयर्ड वैल्यूज किसी ऑर्गेनाइजेशन, what we believe in, we believe in customer satisfaction, ये क्या है, we believe in हमारा फर्ज खिदमत आपकी पंजाब पुलिस, शेयर्ड वैल्यूज। ठीक, स्कैन के क्या शेयर्ड वैल्यूज निकालेंगे आप? खामोशी बेहतर है। स्टाइल, स्टाइल मैनेजमेंट स्टाइल, पार्टिसिपेटिव, अथॉरिटेटिव, ब्यूरोक्रेटिक, कौन सा? स्टाफ, स्टाफ की तादाद, स्टाफ की एबिलिटी लेवल, ये सारी चीजें। स्किल्स, आपके जो की एम्प्लॉयज हैं या आपके जो की वर्कर्स हैं, जो आपके लोग हैं, उनकी स्किल्स। कहते हैं ये 7 फैक्टर्स आपने माइंड में रखना है। अब देखिएगा, मैं चाहता हूं, मैंने देखा कि एक सर्वे कराया ऑनलाइन, देखा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ना आफ्टर सेल सर्विसेज, मैं ऐसी बेचता हूँ, मेरी एसीज की कंपनी है, उसके बाद मैंने देखा कि आफ्टर सेल सर्विसेज को लोगों को फीडबैक बहुत हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज लाई जाए जिससे इस फीडबैक को इम्प्रूव किया जाए, आफ्टर सेल सर्विसेज कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़े, ये चेंज लाना चाहिए। करंट स्टेट क्या है?
अगर मैं 11 का एनालिसिस यूज करूं, करंट स्टेट क्या है? ये कस्टमर डिससेटिस्फाइड है। टारगेट स्टेट क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहिए। अच्छा जी, अब उसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए मैं इन सब में क्या किसी एक में चेंजिंग लाऊंगा, सारी चीजें चेंज होंगी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ानी है, मैं ऐसा करता हूँ जी कि एक नया सिस्टम डेवलप करता हूँ, एक पूरा डिपार्टमेंट बनाता हूँ जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को फीडबैक लेगा, इस चीज को इफेक्टिवली लेके चलेगा आफ्टर सेल्स सर्विसेज। इसमें जी अगर मैं अच्छा मैनेजर हूं तो मुझे उसके हिसाब से बाकी चीजों में भी चेंज करने की जरूरत है। नया डिपार्टमेंट आया, नया स्टाफ भी आएगा, नया स्टाफ भी आएगा, सिस्टम की वजह से स्टाफ। नया डिपार्टमेंट आया, हायरार्की में चेंजेस आएगी, नई ब्रांचेस बनेगी, हायरार्की में चेंजेस आएंगे। नया डिपार्टमेंट आया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस किया, क्या स्ट्रेटजी में भी एडिशन इसकी होगी? अब हम जो कह रहे हैं कि हमारा फोकस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमने यहाँ पे भी डाल दी तो क्या शेयर्ड वैल्यूज में ये बात आएगी? हमारे इम्प्लिसिट एटीट्यूड में तो ये बात है कि शेयर्ड वैल्यूज में नाउ वी बिलीव इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब जब मैंने नए डिपार्टमेंट में लोग रखे हैं, उन्हें ट्रेन करना है, तो क्या उनकी स्किल्स में चेंजिंग आएगी? मैकेंजी 7S मॉडल क्या कहता है कि आप चेंज करते हुए जब कोई एक चीज भी इंट्रोड्यूस करते हो उसका नॉक ऑन इफेक्ट होता है। तो जिस तरह आप लोग आजकल देख रहे हो तो चीजें खड़ी की हुई थी, पुश करते हुए आगे सबको गिराती जाएगी, तो सबकी स्टेट में चेंजिंग आती है। अगर कोई एक चीज भी चेंज करना चाहेंगे, हम स्कैन्स पे कोई चेंज इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। अब वही चेंज जो हम इतना ये पिछला साल हम लोगों ने देखा ऑनलाइन स्टडी पर कि जी ऑनलाइन अब हमने सिस्टम चलाना है अपना, हम क्या कर रहे हैं उसमें? अच्छा जी, हम ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ेगा जी? ऑनलाइन सिस्टम जब इंक्लूड करने जा रहे हैं हम लोग, स्ट्रेटेजिक चेंज, ये स्ट्रेटेजिक चेंज कैसे नहीं है? ये स्ट्रेटेजिक नहीं है, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो रहा। ये चलो हम एक तरीका कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज हम ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं और उसके लिए हम क्या करेंगे कि डाउन साइजिंग करेंगे, अपने जितने हमारे सरप्लस एम्प्लॉयज हैं उनको गुड बाय, नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? हम नए लोग भी लाएंगे, ऐसे लोग लाएंगे जो आईटी स्पेशलिस्ट हो, सारा आईटी का सिस्टम इधर से स्ट्रक्चर में चेंजिंग, स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ गई। हमारी ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो पहले था फेस टू फेस सर्व करने का, उसमें एडिशन ऑनलाइन की भी। अब इस ऑनलाइन चेंज से क्या हमारी शेयर्ड वैल्यूज पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि वी आर नॉट ओनली, हमारे शेयर्ड वैल्यूज में क्या कल्चर आता है, हमारा स्टाइल ऑफ डूइंग थिंग्स आता है। हम पहले ऑनलाइन फेस टू फेस पढ़ा रहे हैं, थोड़ा वो और लेवल है, जब ऑनलाइन पे जाते हैं थोड़ा प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा चाहिए जो लैकिंग है। स्टाफ नया हायर किया हमने, स्किल्स टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है उस चीज। ये मैकेंजी का 7S मॉडल है कि चेंज लाने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन में 7 कंपोनेंट्स को स्टडी किया जाता है। वो 7 कंपोनेंट्स कौन सी? स्ट्रेटजी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, स्ट्रक्चर, उसकी हायरार्की, सिस्टम्स जो उसमें डिफरेंट प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, ये शेयर्ड वैल्यूज, कल्चर उसका हो गया, स्टाइल, मैनेजमेंट स्टाइल। अब अगर इससे पहले अथॉरिटेटिव था तो यहाँ पे हम चेंज प्रोसेस में कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल अप्लाई करते हैं? चेंज कब सक्सेसफुल होती है? अगर हम डिक्टेटर अथॉरिटेरियन स्टाइल से करें या पार्टिसिपेटिव से? स्टाफ, और जब स्ट्रेटेजिक है तो स्टाफ की एडिशन या डिलीशन होगी, और फिर स्किल्स हमें डेवलप करनी पड़ती हैं लोगों की नई स्ट्रेटेजिक चेंज के मुताबिक। इस पे भी क्वेश्चन आपके पास पड़ा हुआ है
जी 4 आवर्स बताओ। इस पे भी क्वेश्चन आपके पास पड़ा है पेज 117 पे। इसको हम देखते थोड़ा सा हमारा सेमएस मॉडल और क्लियर हो जाएगा। इसका पार्ट बी, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन ऑफ शायान लिमिटेड हैज बीन आउटसोर्स्ड टू टैलेंट हंट लिमिटेड। आउटसोर्सिंग हो रही है, चैप्टर 3 में पढ़ा था और 1 में भी पढ़ा था आउटसोर्सिंग क्या होती है, जिसमें अपना कोई डिपार्टमेंट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने के लिए दिया। इतनी परेशान होकर दोनों ना बैठो। An entity might be planning, अच्छा किधर गया, सॉरी। However, management of SL is not pleased with some of the newly hired personnel recruited on the recommendation of THL. Further, contract with THL is expiring in 2 months and THL has demanded 25% increase in fee on renewal of contract. The management of SL is considering not to renew the contract with THL and intends to establish an in-house human resource function. खुद अपना डिपार्टमेंट बनाना है कि HR का स्ट्रेटेजिक चेंज है, पहले और लोग डील कर रहे थे, अब हमने अपना बनाना है। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली डिस्कस 7 फैक्टर्स मेंशन्ड। ठीक हो गया जी। अब बेटा इसमें 7 फैक्टर्स, 8 फैक्टर्स में स्ट्रेटेजी, HR डिपार्टमेंट के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स वगैरह अब जो हम बना रहे थे वो डिफाइन हो, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में ऐड हो, उनके साथ सिंक्रोनाइज हो। स्ट्रक्चर, नया डिपार्टमेंट आ रहा है, हायरार्की में एडिशन होगी, स्ट्रक्चर चेंज। सिस्टम्स, HR डिपार्टमेंट ने करना क्या है, उसकी सारे प्रोसीजर सिस्टम्स बनाए जाएंगे। फिर स्टाफ, लाजमी बात है HR डिपार्टमेंट के लिए जो आपको स्टाफ चाहिए, नंबर ऑफ पीपल, उनकी मोटिवेशन कितनी हो, लॉयल कितने हो, ये सारी चीजें। स्किल्स, वो जो स्टाफ ला रहे हैं उसकी ट्रेनिंग करनी है, ये कॉम्पिटेंट स्टाफ जो उसकी कॉम्पिटेंस कितनी होनी चाहिए, स्किल्स कौन कौन सी में होनी चाहिए, ये सारी चीजें माइंड में रखनी है जो पर्सन की जगह हम रखना चाह रहे हैं। स्टाइल, स्टाइल कौन सा है, इस डिपार्टमेंट ने कौन सा अप्लाई करना है और उस डिपार्टमेंट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें मैनेजमेंट स्टाइल कौन सा रखना है। HR डिपार्टमेंट है तो क्या उसने अब नया HR डिपार्टमेंट बन रहा है, सारे ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना है, तो क्या आते ही वो अथॉरिटेरियन बन जाएगा या आते ही वो पार्टिसिपेटिव वे में सबकी मोटिवेशन, लॉयल्टी, सबकी लॉयल्टी गेन करके फिर अपनी बात करना। फिर एंड में शेयर्ड वैल्यूज, हाँ जी, कि HR डिपार्टमेंट को ये ब्रीफ करना पड़ेगा, हमें ये स्किल्स में भी ऐड करना पड़ेगा और वैल्यू भी समझानी पड़ेगी, व्हाट वी आर गोइंग टू, व्हाट वी वांट टू अचीव विद दिस ऑर्गेनाइजेशन THL। तो ये सिंपल सा एक मॉडल है हमारे पास चेंज का। फिलहाल कितना रिवाइज कर लिया था, कुछ भी नहीं, बस टेंशन ही ले रहे हो सिर्फ। अब टेंशन, अच्छा एक आप कह रहे हो कि 4 आवर्स जेमिनी 4 आवर्स आपने मिस किया है, तो जेमिनी 4 आवर्स बेटा क्योंकि इंतहाई छोटा सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और आपका क्या टॉपिक है, बस ये थियोरेटिकल ही है। इसमें क्या है बेटा, जेमिनी कंसल्टेंट्स ने कहा था कि चेंज के स्टेप में आपको 4 काम करना पड़ता है, 4 काम चेंज लाने के लिए। क्या रीफ्रेम, रीफ्रेम क्या है, उसमें क्या क्या शामिल है, जो आपने अनफ्रीज में काम नहीं थे कि 11 के कोर्स में, डिजायर फॉर चेंज, लोगों को इस लोगों में डिजायर पैदा करें कि चेंज की जरूरत है, वरना उस जगह पे तो अपने कंफर्ट जोन में खड़े हो। कैसे डिजायर फॉर चेंज होगी, सामने आएगी जब आप उन्हें समझाओगे कि चेंज के जरिए अचीव क्या हो सकता है, क्या अचीव करना चाह रहे हैं। और फिर आपने कहा था कि जब आप चेंज प्रोसेस चला रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या होता है कि छोटे छोटे टारगेट्स रखने पड़ते हैं जिनकी अचीवमेंट पे आपको बार बार साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड्स देने। फिर कहता है रीस्ट्रक्चर, चेंज के साथ सूटेबल स्ट्रक्चर बनाएं, उस सूटेबल स्ट्रक्चर में किसको कितने रिसोर्सेज मिलने हैं,
वो डिफाइन करें। चेंज की प्रोसेस में अभी थोड़ी देर पहले आप जब हम क्लास स्टार्ट हुई थी अभी देख रहे थे कि रूम्स का जो इशू बना हुआ है और टाइम का जो इशू बना हुआ है रिसोर्सेज एलोकेशन का, ये इशू एक रिस्ट्रक्चर वाला प्रोसेस जो जेमिनी 4 आवर्स के मुताबिक है वो स्कैन से हैंडल नहीं है। फिर रिवाइटलाइज, अब क्या होता है बेटा, रिवाइटलाइज किसे करना है हम लोगों ने? हम लोगों ने अपने बिजनेस को रिवाइटलाइज करना है चेंज प्रोसेस के दौरान। जब हम चेंज लाना चाह रहे हैं तो रिवाइटलाइज कैसे होगा? एक चीज चल रही है, बिजनेस चल रहा है, डल हो रहा है। याद करो हमें रोजमेरी स्टीवर्ट ने क्या कहा था जो चैप्टर 1 में पढ़ा है। उसने कहा था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर डाइंग, द ओनली वे टू देयर सर्वाइवल इज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो हमने चेंज प्रोसेस में सारा कुछ डल ना हो जाए, सारे प्रोसेस को ही अगर रिवाइटलाइज करना है, अपने बिजनेस को रिवाइटलाइज करना है तो वी हैव टू वर्क ऑन इन्वेंशंस, नए प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर। और फिर बेटा रिन्यू, रिन्यू किस चीज को करना है? अपने रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे रिन्यू होंगे? मोटिवेशन से मोटिवेट करें। मोटिवेट किस चीज से करते हैं हम? रिवॉर्ड। चेंज प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है रिवॉर्ड। ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा है बिलाल, पहली बार पढ़ा रहा है, वैसे फेस टू फेस पढ़ाने का चैंपियन टीचर है। चेंज आ गई ऑनलाइन पढ़ाना, पहली क्लास उसने पढ़ाई, जूम यूज कर रहा है जिस पे टीचर का इतना कंट्रोल भी नहीं होता मीटिंग पे। एक स्टूडेंट ने कोई किसी के नाम से ज्वाइन करके बैठा है, कोई जो है तो शेख रशीद के नाम से ज्वाइन करके बैठा है। अब उसमें से किसी स्टूडेंट ने क्या किया, किसी स्टूडेंट ने पेंसिल लेके स्क्रीन पे कोई अजीबोगरीब शक्लें ड्रॉ करना शुरू कर दी। बिलाल सही से पढ़ा नहीं सका, डिसहार्ट हो गए, उधर से क्लास खत्म करके उठा है। मुझे मैनेजर बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने, क्यों? ये साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड दे रहा हूं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया जी, बाय जैसे क्लैपिंग। क्योंकि चेंज प्रोसेस में इंसान डिसहार्ट होता है, पर्सन फेल्स टू परफॉर्म। अगर वो परफॉर्म कर भी रहा होता है तो ट्रांजिशन में से लगता है यार मुझसे नहीं हो रहा, उसकी अपनी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही, तो उस टाइम उसे वो पीछे ना हट जाए, आगे लेके कौन सी चीज चल रही है आपकी एक्नॉलेजमेंट, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड में ज्यादातर साइकोलॉजिकल चेंज प्रोसेस में साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड्स चलते हैं। मैं पहले भी ये चैप्टर पढ़ा रहा था, तो अगर रिकॉर्डिंग सुनी हो तो मैं वहां पे भी यही कह रहा था कि यही टेक्निक अप्लाई की थी इन्होंने यहाँ पे स्कैन पे। जब हम लोग ऑनलाइन पढ़ाना शुरू हुए नया नया, कुछ टीचर्स ऐसे थे जिनके लिए बिल्कुल नई चीज समझ आ रही थी, कैसे किया जाए क्या नहीं किया जाए, और परफॉर्मेंस भी सही की जाए। इन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया कि जनाब अब क्लास में डिफरेंट, क्योंकि जूम था, लिंक से क्लास स्टार्ट होती थी, डिफरेंट मैनेजमेंट के पर्संस ने क्लास में एंटर हो जाते हैं, और फिर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम उसका नाम दिया, एंड पे रैंकिंग जारी होती थी, या एंड पे जो है फीडबैक देते थे महीने के एंड पे कि हाँ जी कैसी रही क्लास। तो उसमें किसी की परफॉर्मेंस को बैड नहीं कहा जाता, सबकी परफॉर्मेंस को गुड कहा जाता। और जब मीटिंग होती थी ऐसे लगता था कि यूडेसिटी और यूडेमी वाले कौन है, असल में ऑनलाइन तो चला ही हम हैं। ऐसे लोग फील कराते थे दैट वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, पंप कर देते। इवन इतना तक कह देते थे अब तो स्टूडेंट कहते हैं इतना अच्छा पढ़ाते हैं, हो ही ऑनलाइन, तो साफ नजर आ रहा था कि झूठ है। लेकिन एक चीज होती है, हम लिटरेचर में पढ़ते हैं, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। डिसबिलीफ जब किसी चीज पे यकीन ना आ रहा, विलिंग सस्पेंशन हम जानबूझ के ना यकीन ना करने वाली आदत छोड़ देते। बात चीज खूबसूरत, कुछ झूठ इतने खूबसूरत होते हैं इंसान उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। ये अक्सर कहा जाता था सेंट कॉलरेज की शायरी के बारे में, सेंट कॉलरेज की, जिसकी आपने कुबला खान शायद पोम पढ़ी हो, उसकी एंशिएंट मरीनर एक पढ़ी, तो वो अक्सर लिखता था उसमें जादुई कहानियां, जादू वगैरह का जिक्र उसकी पोम्स में होता था ना। तो वो ऐसी चीजें जिन पे यकीन नहीं आता, लेकिन वो लिखता इतनी खूबसूरती से था
कि वो खूबसूरत झूठ ऐसे लगता था आपको सामने मूवी चल रही है। तो ये जो होते हैं ना रिवॉर्ड साइकोलॉजिकल, अगर आपके स्टाफ को पता भी हो कि ये झूठ है तो ये इतना प्यारा झूठ होता है, तारीफ इतना प्यारा झूठ होता है कि इंसान उसको यकीन कर लेता है। छोटा सा चैप्टर था, 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक 11 था इसमें इंपॉर्टेंट, एक इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट था मैकेंजी का सैमनेस मॉडल। बस अब अगर मैं कोर्स की बात करूं ना, रिवीजन तो खैर मैं कराऊंगा जो हालात मुझे नजर आ रहे हैं। हमारे पास इसके बाद हमने एम्प्लॉय बिहेवियर का चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 6 5 तो हम पढ़ चुके हैं। फिर चैप्टर 9 टीम मैनेजमेंट, इंतहाई कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम बना रहे हैं तो टीम स्पिरिट कैसे डेवलप होगा, कौन सी स्टेज से गुजरेगी। फिर रह गया एक चैप्टर 10 नेगोशिएशन स्किल्स वाला, सारी बिजनेस कम्युनिकेशन। और फिर चैप्टर 11 पे आप लोगों से कहूंगा कमर कस लो और प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह इधर बैठ के ऐसे झूम झूम के लगाव रखें। आईटी वाला है ये सारा, आईटी सिस्टम है इसमें, जिस तरह बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 9 था उसमें तो फिर थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स थे, इसमें तो बिल्कुल रखे। दो सबसे लेंथी चैप्टर्स थे, लीडरशिप और मोटिवेशन, और सबसे ज्यादा पढ़ने को मजा ही नहीं आया, वो कब के कर चुके। YouTube पे तो लड़के ने शुरू से सारे लेक्चर मेरे ख्याल में रमजान से डालने रहे, उसमें पुराने लेक्चर देखना। वो तो किसी दिन मैंने सिखाया कि देख लिया ना मैनेजमेंट। YouTube पे चलो ये कि आप सबको एक्सेस मिल जाती है रिकॉर्डिंग